क्या हाल चाल बच्चों। तो कैसे हो आप लोग, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूं कि मेरे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे, यानी कि इतने भी छोटे नहीं हैं बट छोटे तो हैं ही, 10th क्लास के मुकाबले 12th क्लास के मुकाबले काफ़ी छोटे हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपकी पढ़ाई, आपका ये सेशन, आपका ये सीजन जो है स्प्रिंट वाला बहुत अच्छे से चला होगा। और ये हमारा चूंकि लास्ट चैप्टर है तो बच्चों अलविदा कहने का वक्त आ गया है स्प्रिंट सीजन को। मन तो था कि और भी बहुत कुछ पढ़ाया जाए बट बच्चों क्या करें, किताब ने हमारी लिमिट को थोड़ा सा कम कर दिया है। हालांकि हमारा पढ़ाना ना रुकेगा और ना आपका पढ़ना रुकने वाला है। अगले सेशन अगली चीज़ों में फिर हम मिलेंगे कहीं ना कहीं, फिर एक बार हमारी मुलाकात होगी। तो हमारा जो आज का लास्ट चैप्टर है बच्चों वो है डेमोक्रेटिक राइट्स। फाइनली मैं आपको आपके हक की लड़ाई यानी कि आपके अधिकारों को, आपके फंडामेंटल राइट्स को आज आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की अपनी एक क्लास जिसका नाम क्या है बच्चों, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो मैं आपका एज यूजुअल अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर आपका इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद है बच्चों कि आज का ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। रीजन ये है कि आपकी लाइफ में बहुत मेन रोल प्ले करता है और एवरी डे रोल प्ले करता है। सो बात यहां पर केवल ये नहीं है कि आपको डेमोक्रेटिक राइट समझने हैं, बल्कि आपको यह समझना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आखिर कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो कैसे हम सरवाइव करते एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और अगर होते ही नहीं तो यार फिर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता। सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों। सो आज की जो कहानी है वो बेसिकली 3 ऐसी प्रेरणाओं को लेके, 3 ऐसे हादसों को लेके, 3 ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके है जहां पर यह बताया जा रहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जब नहीं होते और जब कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती तो लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। बहरहाल वो बात की बात है कि क्या पढ़ेंगे, बट अपने एम से डेविएट मत होना। और हमारा एम है यहां पर फंडामेंटल राइट्स को समझना। उन फंडामेंटल्स की राइट का ही बेस है ये पूरा चैप्टर और लास्ट है। अब जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको इसका एक्सटेंड वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट अभी बुक आपको अलाउ ये नहीं कर रही कि आप आर्टिकल्स पढ़ें, थोड़ा सा वो हायर लेवल पे हो जाता है। सो छोटे बच्चों को ये चाहते हैं कि चीजें समझ में आ जाएं। आर्टिकल्स थोड़ा सा कैलकुलेशन सी हो जाती है, नंबर्स का गेम हो जाता है, वो आप बाद में समझे तो बेहतर है। बट कुछ नंबर्स को मैं चाहूंगा कि आप समझें, सुने और उन्हें सीखें, बिकॉज नींव है ये हमारी, ये 9th है हमारा, ये बेस है हमारा। तो चीजों को समझ में आना चाहिए। अगर मैं बात करूं आज की शुरुआत की तो एक जेल की बात हो रही है जो कि कहां है, ग्वांतानामो बे में। एक आइलैंड है ग्वांतानामो बे जो कि क्यूबा के पास है और जिस पर एक अमेरिकन आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। यहां पर 600 सैनिकों को 600 लोगों को यूएस के सैनिकों ने अरेस्ट करके जेल में ठूस दिया है। लोगों की गलती क्या है उन्हें नहीं पता, लोगों ने क्या किया ये उन्हें भी नहीं पता, क्यों उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया ये भी उन्हें नहीं पता। जब अमेरिका से सफाई दे दी गई, जब अमेरिका से पूछा जाता है कि क्यों बंद किया, तो अमेरिका ने बोल दिया कि ये सारे अमेरिका के दुश्मन हैं और नवंबर हमले में आरोपी हैं। सो बस इतनी सी बात को कहकर वो अपनी मनमर्जी चलाता रहा। बहुत सारे देशों ने इस बात को अपोज किया कि ये सही नहीं है, पर अमेरिका ने किसी एक की भी नहीं सुनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी कि एक ऐसी इंटरनेशनल एनजीओ जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करती है, वो बहुत सारे एकदम तथ्य, एकदम सबूत जुटाती है और कहती है कि जो यहां हो रहा है वो बहुत गलत है, वो बहुत निंदनीय है, बहुत ही डिप्राइव्ड है, क्योंकि लोगों को उनके लोगों से, अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी देश की सरकार को, उनकी नेशनल गवर्नमेंट को यह नहीं बताया जा रहा कि तुम्हारे आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। खुद ही यूएस वाले जज बन गए, खुद ही फैसला सुना दिया और खुद ही लोगों को ठूस दिया। कोई जजमेंट के लिए सामने थर्ड व्यक्ति नहीं है जिसके सामने ट्रायल हो सके। अपनी मनमानी चला रहा है यूएस इस समय, और यूएस में ये लोग बहुत परेशान हैं। यह बताता है कि भाई साहब जब आपके अधिकारों को छीना जाए पूरी तरीके से तो आपको किस तरीके से सप्रेस किया जा सकता है। तो अराउंड 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप। चुपचाप 600 लोगों को ले लिया और किसने, यूएस फोर्सेस ने, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको ठूस दिया जाता है एक जेल में जिसका नाम है ग्वांटानामो बे। मतलब जेल के जो जेल है वहां जेल में डाल दिया जाता है, और ये जेल है जो वो है ग्वांटानामो बे में, और ये है नियर टू क्यूबा। और यहां पर बच्चों कब्जा है किसका, अमेरिकन नेवी का। सो आप समझ गए यहां तक। 600 लोगों को अमेरिकन आर्मी उठा के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है। जेल कहां है, ग्वांतानामो बे में, और बे कहां है, क्यूबा के पास। और इस पर कब्जा किसका है बच्चों, यूएस नेवी का। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर बात करूं, जामिल एल बन्ना एक आदमी ही है,
एक इंसान जो और 600 लोगों की तरह ही जेल में बंद है, तो जो आप मान लो 599 प्लस जामिले बन्ना, इसको भी जेल में बंद कर दिया गया है, ये भी एक उन्हीं में से कैदी है। और जब अमेरिका से पूछा गया कि भाई साहब आपने काहे को अरेस्ट किया इनको, तो क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से भक्तों, एनिमीज ऑफ द यूएस, ये यूएस के दुश्मन है, समझ रहे हो, यूएस का दुश्मन है। और बोला जी ये अटैक में शामिल थे, कौन से अटैक में, न्यूयॉर्क पे जो 11 सितंबर 2001 को जो अटैक हुआ, ये सब हमले वाले लोग हैं। सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने कह दिया, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ट्रायल आगे होने वाला नहीं है, जज है नहीं, सो कोई सुनवाई नहीं है। सो इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज नॉट आस्क्ड एंड नॉट इन्फॉर्म अबाउट इम्प्रिजनमेंट। ज्यादातर जो 600 लोग जो अरेस्ट किए, जो 600 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, अब ये 600 लोग किस कंट्री के होंगे, उसकी अपनी सरकारें भी तो होंगी उस देश की, उस सरकार को भी ये नहीं बता रहे हैं कि हमने आपके आदमी को क्यों अरेस्ट किया, बस अरेस्ट कर लिया, हम बताना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। तो भाई अब सरकार को नहीं पता, तो सरकार जिसके नागरिक है, हो सकता है वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो, वो तो अपने लोगों के अधिकार बचाएगी ना, लोगों को बचाएगी। ऐसे कैसे आप किसी और कंट्री के लोगों को उठा के किसी जेल में बंद कर लोगे अपने यहाँ, दिस इज नॉट फेयर, ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। बट यूएस वाले सुनने को तैयार नहीं है, यही प्रॉब्लम है यूएस की यहां पर। सो जामिले बन्ना भी एक ऐसे ही कर्मचारी है। नेक्स्ट देखें तो फैमिलीज वर नॉट अलाउड टू मीट देम, जो लोग गिरफ्तार किए उनके देश की सरकार को नहीं बताया, उनके परिवारों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, चुपचाप सब फैसले हो रहे हैं। यूएस आर्मी अरेस्टेड, इंटेरोगेटेड एंड डिसाइडेड टू कीप देम और नॉट, ध्यान दीजिएगा, डिसाइडेड, क्या खुद से ही कर रहे हैं, परिवार से नहीं मिलने देंगे, सरकारों को नहीं बताएंगे कौन आरोपी है कौन नहीं, हम फैसला लेंगे, खुद ही इंटेरोगेट करेंगे, मतलब लोगों से पूछताछ करेंगे। तो जब खुद ही फैसला करना है तो ये फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम हो रहा है। तो नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट, चलो मान लिया कि अगर तुमने बोला कि लोगों ने गलती की, बट एटलीस्ट उनको जज के सामने प्रेजेंट तो कर दो। हमारे यहां पे भी जब किसी चोर को पुलिस पकड़ती है तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है कि सर हमने ये पकड़ा है, ये चोर है और ये रहे सबूत। जज फैसला करता है कि ये चोर है कि नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। हाँ भाई सबूत दिए, इस बंदा उसके नाम पे चोरी मिली है, ठीक है भाई साहब आप कहाँ थे इस समय, बोला सर मैं तो फिल्म में था, मैं फिल्म देख रहा था, फिल्म थिएटर में था, सबूत दिखाओ, टिकट मिल गई, कैमरे में फोटो आ गई। अब जज कुछ नहीं करेगा, जज बोलेगा भाई ये रहा प्रूफ, ये तो वहां था, तो छोड़ देगा। सो जज डिसाइड करते हैं। सो ऐसे में एक एमनेस्टी इंटरनेशनल का रोल आपको नजर आएगा। ये एक इंटरनेशनल नॉन जो है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स को बचाने का काम करती है, और ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आप समझ चुके हैं। और इसने क्या किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, किस पे, जो 600 लोगों की कंडीशन थी उसके पे, कि यार 600 लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और ये रहे प्रूफ, कैसे थे, क्योंकि लोग हड़ताल कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, लोग मर रहे थे, धरना दे रहे थे, सो प्रूफ मिले, एंड रिपोर्टेड दैट दे आर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड द यूएस लॉज। और बोला कि इन लोगों को, 600 कैदियों को यूएस की जो गवर्नमेंट है बुरे तरीके से परेशान कर रही है, जो कि उनके खुद के जो लॉज हैं उनके भी खिलाफ है। वो कहते हैं कि भाई इंसान की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उनका लिबर्टी बहुत जरूरी है। कहां है लिबर्टी, कहां है प्रोटेक्शन, आप अपने लॉ को नहीं मान रहे। सो दे आर नॉट गिवन ट्रीटमेंट एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटीज, और इवन यूएस अपने अकॉर्डिंग भी नहीं दे रहा है और इंटरनेशनल ट्रीटी के अकॉर्डिंग भी नहीं दे रहा है। इंटरनेशनल ट्रीटी यानी कि मान लीजिए दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कल को अगर आपके बंदे पकड़े गए तो हम आपको, या तो आपको सौंपेंगे या हम अपने लॉज के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करेंगे, डू यू एग्री और नॉट। तो सरकार कहती है ठीक है। जैसे श्रीलंकन, हमारे यहां से लोग जो जैसे कई बार मछुआरे चले जाते हैं तो श्रीलंकन वाली गवर्नमेंट उन्हें पकड़ लेती है, फिर ऐसा थोड़ी कि आप बिल्कुल एकदम हमारी गवर्नमेंट को ना बता के उनके साथ जो मर्जी कर लो, ऐसा नहीं है। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी होती हैं, कोई दूसरे मुल्क का आदमी, किसी देश का आदमी अगर यहां पकड़े जाता है तो उसकी गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि देखो आपका बंदा यहां आ गया है, फिर गवर्नमेंट उससे पूछताछ करती है, उसके लोग आते हैं, हमारे लोग जाते हैं, फिर पूछताछ होती है पूरी। ऐसी थोड़ी है कि मतलब उठा के बंद कर दो। सो यहां पर बहुत सारे सबूत दिए गए। मैनी हैड ट्राइड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच कंडीशन। उसने देखा कि 600 लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं कि भाई साहब विरोध है, गलत कर रही है यूएस गवर्नमेंट। हंगर स्ट्राइक की, भूख स्ट्राइक की, नॉट रिलीज इवन ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ नॉन गिल्टी। इवन यूएस वालों को पता था, ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा हाँ यार ये तो सही है, फिर भी आप रिलीज नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए आपने लोगों को दबाए रखा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इस बात का बहुत ज्यादा अपोज किया, बट यूएस गवर्नमेंट ने उसकी रिक्वेस्ट को भी नहीं माना। यूएन, आप समझ सकते हो सेक्रेटरी जनरल की कितनी पावर होती है। यूनाइटेड नेशन, पूरे वर्ल्ड में एक संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक तरह से सेक्रेटरी जनरल मुखिया कह रहा है कि ये गलत कर रहा है अमेरिका, हमारे कहता है चलना हट, काय को ऐसा टपरी कर रहा है।
सो उसकी भी नहीं सुन रहे, तो आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम होगी यहाँ लोगों को, मतलब किसी की नहीं चल रही है, क्या करें हम। सो सिटीजन्स की राइट की बात करें, सऊदी अरेबिया में एक केस आपने पढ़ लिया अमेरिका का, जहां पे लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सऊदी अरेबिया देख लेते हैं, आप लोगों को बहुत शौक होगा सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया। आप सुनिए देखिए, यहां पर जो कंट्री है रूल की जाती है हेरिडिटी बेसिस पे। हेरिडिटी मतलब यहां पे राजा होता है, यहां प्रधानमंत्री नहीं होता है, राजा होता है, उसके बाद उसका बेटा राजा होता है, फिर उसके बाद होता है, तो वंशवाद चलता रहता है। सो बेसिकली पीपल हैव नो रोल इन इलेक्शन। किसको चुने, अरे जब राजा का बेटा ही बनना है सब कुछ, तो हम किसको चुने बताइए। सो पीपल हैव नो रोल। सो किंग सिलेक्टेड द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाने वाले और लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले, ये दोनों का जो चयन है, जो सिलेक्शन है, वो कौन करता है बच्चों, किंग ही करता है। तो अल्टीमेटली क्या है, किंग सोल अथॉरिटी हो गया सब चीज के ऊपर, पुलिस पुलिस सब इसके अंडर काम करती है, एंड ही अपॉइंट्स द जजेस। तो आप अगर कभी पकड़े गए तो जो जजमेंट देनी है वो भी किंग के अकॉर्डिंग ही आने वाली है, क्योंकि जज भी तो उसी के अंडर है। जज को भी अपॉइंट किया, कोई प्रोसीजर नहीं होने वाला है, कोई यहाँ इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं चलेगा। जैसे हमारे यहाँ पे जज को बड़ी सिक्योर और इंडिपेंडेंसी दी गई है, आजादी, कि आप निष्पक्ष फैसला सुनाइए, आप किसी के दबाव में नहीं। पर यहाँ तो दबाव ऑलरेडी किसका है, किंग का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सो नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दुबई में, सऊदी अरेबिया में नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कैसे बोला, केवल मुसलमान रहेंगे, ये मुस्लिम देश है, यहाँ पे मुसलमान रहेंगे। अगर आप नॉन मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम नहीं है, तो जो आपका धर्म है ना, अपने कमरे में जाके पूजा कीजिए, अपने घर में पूजा कीजिए, बाहर कोई भी पूजा करता नहीं मिलेगा, केवल मदर से केवल आपको मुस्लिम मिलेंगे। अदर कोई है, रहो, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने धर्म की पूजा आप पब्लिकली नहीं कर सकते। ठीक है, सो नॉन मुस्लिम्स कैन फॉलो देयर रिलीजन प्राइवेटली या फिर इन प्राइवेट, आप अपने घर में चुपचाप कीजिए। समझ सकते हो आप कैसी हालत है यहाँ पे। इवन वुमेन वर सब्जेक्टेड टू मैनी रेस्ट्रिक्शन, महिलाओं को बहुत सारे बुर्के में रहना है, अभी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल थे वहां पे, मैं अभी उसको क्या ही अभी पढ़ना। वुमेन को यहाँ तक कि राइट भी नहीं था वोट देने, मतलब वोट देने का भी राइट नहीं है। और ऐसा बोलते थे कि एक आदमी मतलब दो औरतें बराबर, कि मतलब दो औरतें हैं तो एक आदमी बराबर है, मतलब औरतों का कोई काउंटिंग में ही सिचुएशन बहुत खराब थी। सो दे वर नॉट अलाउड टू लोकल इलेक्शन। सो वुमेन वर नॉट अलाउड टू लोकल इलेक्शन, इलेक्शन में केवल मर्द खड़ा होगा। सो औरतें किस लिए, बेसिकली बच्चे पैदा करने के लिए और घर में खाना बनाने के लिए। सो ये आप समझ सकते हो सऊदी अरेबिया जैसे में। एक और सिचुएशन पढ़ते हैं, एथनिक मैसेकर इन कोसोवा। एथनिक मैसेकर, अगर आपको चीजें याद हो और एक फिल्म की कहानी अगर बनानी हो, तो आप समझिए कि इस इलाके में कोई कम्युनिटी बहुत छोटी है और पूरे देश में कोई कम्युनिटी बड़ी है। वो बड़ी कम्युनिटी कहती है कि इस छोटी कम्युनिटी को देश छोड़ के चले जाना चाहिए, या फिर हम में समा जाए, या फिर मर जाए। तीन सिचुएशन है आपके सामने, आप क्या करोगे। सो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। सर्ब जो बड़ी एक मतलब कम्युनिटी है, यहाँ पर बड़ी सिटीजनशिप है उनके पास, बड़े ज्यादा पॉपुलेशन में है सब, तो वो चाहते हैं कि जो अल्बानियाज है वो जो है यहां से चले जाए, और उन्हीं लोगों को जब नहीं जाते तो यहां पे उनकी हत्या कर दी जाती है। सो कोसोवा जो एक प्रोविंस था यूगोस्लोविया में, पुराने यूगोस्लोविया में, जब यूगोस्लोविया बटा नहीं था, जब यूगोस्लोविया एक था तो उसमें एक प्रांत, एक स्टेट मान लो, एक छोटी जगह थी, उसका नाम था कोसोवा। अब जो कोसोवा है उसकी जो पॉपुलेशन है वो अल्बेनियन है। अल्बेनियन वहां की पॉपुलेशन, मतलब जैसे यहां कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम है, तो वैसे वहां पे अल्बेनियन है। सो ये बेसिकली क्या है, इस प्रोविंस में तो ये मेजोरिटी में है, मतलब कि कोसोवा में ये मेजोरिटी में है, बट ऑल अदर पार्ट्स में, बच्चों क्या है, ये माइनॉरिटी है। तो फिर इसका मतलब यहां मेजोरिटी है कौन, यहां पे मेजोरिटी है बच्चों सर्ब्स की, ये है यहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन। तो यहां यही होने वाला है, बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। अब आप छोटे हैं, बेशक सेंटर में रह रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है, जिनकी संख्या ज्यादा वो है। और इन्हीं लोगों के बीच में से एक चुनाव होता है जिसका नाम था मिलोशेविक। जो मिलोशेविक था, या जिसे मिलोशेविक कहते हैं, वो जो है चुनाव जीत जाता है। और ये किस पार्टी यानी किस कम्युनिटी, किस रिलीजन से है, ये सर्ब्स का है। और ये क्या चाहता है, ही वांटेड द सर्ब्स टू बी द डोमिनेंट इन द कंट्री, कि सर्ब्स का राज होना चाहिए। अल्बेनियंस कौन है, छोटे से, हटाओ रे इनको साइड में, छोटे से लोगों को दबाना चाहते हैं। ये तो नॉर्मल सी कहानी है, सब लोग करते हैं ऐसा। सो दे थॉट, यानी सर्ब्स थॉट दैट द माइनॉरिटी शुड आइदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्ब्स। या तो भाई आप छोड़ दो, क्या छोड़ दो भाई साहब, आप देश छोड़ दो, या फिर हमारा जो प्रेशर है, हमारा जो डोमिनेंस है, उसे एक्सेप्ट कर लो। सो फाइनली ऑन द ऑर्डर ऑफ किसके, मिलोशेविक के ऑर्डर पर, आर्मी जो है क्या करती है, बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर देती है और एक पूरी कम्युनिटी को खत्म करने पाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, मैसेकर। आपने याद है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर, आंख बंद करके एक फायरिंग कर दी गई,
किसने की थी? जनरल डायर ने, लोगों के ऊपर। सो यहां पर भी ऐसे ही है। सो इस बात की निंदा बहुत सारे कंट्रीज ने की, मैनी कंट्रीज इस चीज को अपोज कर रही हैं। सो मिलोसेविक इसीलिए अपने इलेक्शन हार जाता है और फाइनली इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पेशी होती है कि आपने ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा क्राइम किया है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है और ये बच्चों कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। हेग एक जगह है, कहां पर? नीदरलैंड में है ये कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग नीदरलैंड में है। याद रखना, आगे चल के आपको बड़े एग्जाम्स में काम आएगी, जगह पूछते हैं डायरेक्टली। अगर आप में से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाला है तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो कोई नीड ही नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए आप समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सो राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, बेसिकली जो हम यहां समझने वाले हैं, राइट्स मतलब यहां पर आपकी बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्लस एक्स्ट्रा राइट्स। एक्स्ट्रा राइट्स मतलब कुछ ऐसे राइट्स हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि लोगों के हिसाब से थोड़े से और जोड़ दिए जाए। बिकॉज डेमोक्रेसी में जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप पीस बनाने के लिए, हार्मनी बनाने के लिए, देश में एकजुटता बनाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए और लोगों को थोड़ा सा ईज ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग देने के लिए किया जाता है। डेमोक्रेटिक राइट्स में केवल फंडामेंटल राइट्स हो ये जरूरी नहीं है, अदर राइट्स भी होते हैं और एज पर टाइम टू टाइम डिमांड ऑफ द पीपल या सिटीजंस उनको धीरे धीरे इवॉल्व किया जा रहा है, एडिशनल उनको जोड़ा जा रहा है धीरे धीरे। सो अगर यहां पे बात करें तो राइट्स आर क्लेम्स, बेसिकली हमें समझना है कि राइट्स क्या है। पहले तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज राइट्स, व्हाट इज राइट, अधिकार क्या है। मैं अपनी मां का, पापा का बच्चा हूं और उनकी संपत्ति पे मेरा अधिकार है, ये बात सच है, ये मेरा राइट है। मेरी मां मेरे लिए खाना बनाती है, उस खाने को खाने का अधिकार है, ये मेरा है। मैं कुछ भी जो चाहूं, जिसको मुझे अच्छा लगता है वो अधिकार है। बट यहां पर कुछ एक चेंजेस है। चेंजेस ये हैं कि आप हर चीज पे अपना हक नहीं जमा सकते। आप ये बोले कि मेरे माँ बाप की दी हुई संपत्ति मेरी है, दूसरे के माँ बाप की संपत्ति मेरी है, ये भी मेरा है, ऐसे नहीं है। राइट्स वो होते हैं बेसिकली जो सोसाइटी बेस्ड जो है होते हैं और जो इनको सब लोग मानते हैं, क्योंकि जो राइट आप मांग रहे हो डेमोक्रेटिक कंट्री में वो फिर सबको मिलने वाले हैं। तो फिर तो अगर सब ऐसे अंधाधुंध राइट मांगेंगे तो फिर तो हो गई गड़बड़। समझ रहे हो कि नहीं? आप केवल ये बोलो कि मेरा काम है, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा, मुझे सरकार ने बोला है कि गाड़ी चलाओ, और मेरे सामने कोई भी आ रहा है मैं उसे उड़ाता जा रहा हूं, ये कैसा राइट है? अरे सामने वाले का राइट कोई आपकी गाड़ी के नीचे आके मरने का थोड़ी है, बताइए। सामने वाले को भी तो जीने का अधिकार है, उसको भी तो लिबर्टी है, उसको भी तो लाइफ है, उसकी भी आजादी है, तो आप उसको मार नहीं सकते। तो अपने राइट्स के नाम पर दूसरे के राइट्स को वायलेट करना राइट नहीं है, मतलब सही नहीं है और अधिकार भी नहीं है। सो राइट क्या है? एक पर्सन का ओवर दी फेलो बींग्स, अपने दोस्तों पर, अपने समाज पर, सोसाइटी पर, अपनी गवर्नमेंट पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ क्लेम्स हैं जो वो करता है। ये मेरी सरकार है, मैंने वोट दिया, इसे मेरे लिए काम करना चाहिए। ये मेरे दोस्त हैं, उन्हें मेरे लिए करना चाहिए। बट मोहल्ले के सारे लोग आपके दोस्त हैं ऐसा थोड़ी है। समझ रहे हो कि नहीं? सो वी एक्सपेक्ट others to behave in a way that does not harm any one of us। मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं और उम्मीद ये करूं कि वो मुझे फूल दे, मतलब फूल मतलब इसे गुलाब से प्यार से दे, कभी नहीं होगा। जैसा आप ट्रीट करोगे वैसा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। सो आप हमेशा ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आप लोगों के साथ अच्छा करें, फिर लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। तो अगर आप किसी को परेशान करोगे तो वो आपको प्यार करे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जब आप गुलाब को प्यार से लेते हो तो आप सोच समझ के उसको देखते हो, कांटे नहीं चुभते। जब आप दिखाते हो कि हाँ मैं ही पावरफुल हूं और आपने गुलाब कैसे पकड़ा, फिर कांटे चुभेंगे। सो यही होता है जब आप अधिकार किसी के साथ प्यार से ट्रीटमेंट करते हो कि यार यस आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो सामने वाला कहता है यार तुम भी अच्छे हो, वरना फिर तुम कहोगे तू तो बहुत बुरा है, तो बोलेगा तू ही बहुत अच्छा है, फिर चला जाए यहां से। सो यही होता है। सो वी कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स अदर। हम ऐसे अधिकार, ऐसे राइट्स को राइट नहीं बोलते कि भाई ये मेरा अधिकार है, मैं दूसरों को परेशान करूं, ये मेरा अधिकार है, मुझे खुशी मिल रही है बस। अपने टीचर को परेशान करने से आपको खुशी मिलती होगी, आपको खुशी पाने का अधिकार है, बट दैट डजंट मीन कि आप दूसरे को मतलब रुला दें, नुकसान पहुंचाएं, परेशान करें, ये राइट नहीं है। सो नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल, while playing cricket you cannot have a right to play in such a way that breaks the neighbor's window। आपको क्रिकेट खेलने का अधिकार है, आजादी है, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको गाड़ी का भी एग्जांपल दिया, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट कर दिया, मार दिया, ये अधिकार नहीं है। आप गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और ये समझ के कि मतलब ये गली मेरी है, मैं जैसे मर्जी खेलूं, और दूसरों को, दूसरे के घर के शीशे तोड़कर और मजे ले रहे हैं, हाँ 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 क्या बात है, देखा छक्का मारा, उसका शीशा तोड़ दिया मैंने, इतना ऊंचा मारा। आपने ऊंचा मारा, ये आपकी खुशी है, बट दूसरे के शीशे तोड़कर उसको किस बात की खुशी है? बताइए किस बात की खुशी है? फिर जैसे वो नीचे निकल गया था, फिर आपने सिट्टी पिट्टी गुल, एकदम गली साफ हो जाती है जैसे कभी कोई खेला ही नहीं, है ना।
सो ऐसा होता है. सो अ राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स. जब आप अधिकारों की बात करते हो तो आप ये ध्यान रखें कि जो मेरे अधिकार हैं वो सामने वाले के भी हैं. राइट केवल मेरे नहीं है, मैं ही डेमोक्रेसी में नहीं रहता हूं, डेमोक्रेसी में बहुत लोग रहते हैं. तो जो मेरे अधिकार है वो सबके अधिकार है. अगर मैं किसी को मारूंगा तो सामने वाले पे भी फिर यही अधिकार होगा. तो राइट जो एक जिम्मेदारी के साथ आता है, एक ऑब्लिगेशन के साथ आता है. और ऑब्लिगेशन क्या है? हमें दूसरों के राइट्स का सम्मान करना चाहिए. अपने का बेशक करो ना करो, अपने का बेशक करो ना करो, क्योंकि आप तो फिर भाई साहब नहीं समझ रहे हो किसी को, बट दूसरे के राइट का तो सम्मान करो. जब आप दूसरे के राइट का सम्मान करोगे, आप रिस्पेक्ट करोगे, तो फिर सामने वाला भी ये कहेगा दूसरे का रिस्पेक्ट हो गया ना, फिर इक्वल. तो वैसे ही रहेगा. सो जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम अवर राइट. क्लास में बैठे हैं, बेंच पे आके गिर गए, ये मेरी सीट है. अरे भाई ये क्या है? आपका फट्टा बल्ली लगा क्या? आपका नहीं लगा, क्लास में आए हो, कैसे कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो. सो इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी. टीचर बोले कि आपकी सीट है, बच्चे बोले कि आपकी सीट है, तो आपकी सीट है. आपके कहने से क्या है? आप तो चलते फिरते कोई भी कहते हो मर्सिडीज, वाह क्या गाड़ी है, ये तो मेरी है. ऐसे कैसे तुम्हारी होगी? मालिक वो उसका गाड़ी का बोले आके ये तुम्हारी है तो होगी. मम्मी बोलती है मेरा बेटा, तब तो बेटा हो. तुम ऐसे कह देते हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मानो मत मानो मैं ही हूं. ऐसे तो आप फिर किसी को भी कह दोगे. ऐसा थोड़ी होता है. क्लेम सोसाइटी क्लेम करेगी कि यस. सो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ. आपके राइट्स को सैंक्शन कौन करता है? लॉ. कानून कहता है कि हाँ भैया ये कानूनी रूप से है. आप बोल रहे हो मेरा कुछ भी बोलने का अधिकार है, कानून ने बोला ना तब आप बोल रहे हो ऐसा. मेरा वोट देने का अधिकार है, कानून ने बोला तब है. सोसाइटी कह रही है आप वोट दो ना, बट कानून कहता है नहीं देना है. क्या करोगे वोट देकर? ऐसे अपने घर में ठप्पा लगा के घूमते रहो, वोट वोट वोट. क्या हो रहा है उससे? कोई सेंस नहीं बनने वाला है. सो ध्यान रखना, रीजनेबल क्लेम्स है जो कि रिकॉग्नाइज कौन करता है बच्चों? सोसाइटी बताती है कि हाँ है. और सैंक्शन कौन करता है? लॉ. तो यानी कि दीज आर राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स सैंक्शन बाय सोसाइटी, या फिर क्या है? सैंक्शन बाय लॉ, सॉरी, सैंक्शन बाय लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों. सो व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? अब ये समझाओ कि राइट्स की जरूरत डेमोक्रेसी में पड़ क्यों रही है. हम राइट तो पढ़ रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा तो क्या कर लोगे आप, मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा तो क्या कर लोगे आप. तो भाई साहब सामने वाला भी फिर वही ट्रीट करने वाला, तो जरूरत क्यों है? सो इन अ डेमोक्रेसी every citizen has to have rights to vote and right to be elected to government. जैसे कि डेमोक्रेसी में आपको बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, खाने का अधिकार है. सो ये आपको बेसिकली डेमोक्रेसी में ही मिल सकता है, नॉन डेमोक्रेटिक में मिलेगा ही नहीं. ऐसा बोलेगा चिंग पोंग चिंग छाओ, ज्यादा माजो, ज्यादा मत बोलो, मार देंगे. क्या करोगे फिर? कुछ नहीं कर सकते. सो डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी में सबको बोलने का, खाने का, पीने का, वोट करने का सारा अधिकार है. आगे आगे आप इस पूरे को पढ़ोगे, क्यों जरूरत है. सो राइट परफॉर्म्स अ वेरी स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी. बिल्कुल करते हैं. अरे डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? आपकी चुनी हुई सरकार, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. लोग पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट होती है, तो बहुत जरूरी है क्योंकि वही गवर्नमेंट आपको आजादी देने वाली है. सो राइट प्रोटेक्टेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी. अगर मैं राइट की बात करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, एथनिक वाला, माइनॉरिटी और मेजोरिटी. तो मेजोरिटी तो कभी भी माइनॉरिटी को सप्रेस कर देगी, तो माइनॉरिटी तो फिर कहीं रह ही नहीं पाएंगी. जैसे आपने देखा होगा एसटी एससी होते हैं, तो फिर सब जनरल और ओबीसी वाले एसटी एससी को भगा देंगे, फिर जनरल वाले ज्यादा हो जाएंगे, वो ओबीसी को भगा देंगे. तो फिर तो ऐसे हमने पॉपुलेशन को खत्म कर दिया ना अपनी. हमने हार्मनी, पीस, शांति कहां रखी है? सो राइट से कहते हैं कि आपका अगर जो अधिकार है वो माइनॉरिटी का भी है. और माइनॉरिटी यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों की संख्या कम है ना. माइनॉरिटी का सेंस ही अलग होता है, लोग समझते नहीं है. वो भी आज आपको पता चलेगा माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है. सो राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने बोला ए तूने मेरे को थप्पड़ मारा ना, अभी लोग पुलिस को कॉल करता हूं, पुलिस को कॉल करा, इसने मुझे पीटा, मेरा राइट टू लाइफ, मेरा जीवन खतरे में ला दिया, मुझे मारना चाहता था साहब. सामने वाला अरे बाप रे ये कौन सा लॉ पढ़ा रहा है इस पुलिस वाले को. सामने वाले के वैसे दिमाग चकरा गया, अबे किसको मार दिया? वकील को तो नहीं मार दिया मैंने. समझ रहे हो कि नहीं? वकील को तो नहीं मार दिया, कैसी बातें कर रहा है? कानून, राइट टू लाइफ, ये क्या है? मेरा जीवन कहां है? फिर वो कहता हाँ साहब मैंने ही मारा है, मुझे ले चलो जेल. भाई क्योंकि कानून कौन पढ़ेगा, कौन सीखेगा इतना. सो ये आपको गारंटी देता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो आपके अधिकार तैयार खड़े. अधिकार तैयार खड़े मतलब अगर आपको किसी ने परेशान किया, आप कोर्ट चले जाओ भाई, आपको पुलिस थाने चले जाओ. राइट नहीं होते तो जाते कैसे? पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले अंकल 2 छोले कुलचे ले लो, मेरी कथा सुन लो ना. तो वो कथा काहे को सुनता? तुम्हारी परेशानी वाली कथा. तो अधिकार है, सुनेगा, लिखेगा रिपोर्ट और एक्शन भी लेगा. सो द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट इन एवरी अपोजिट सिचुएशन. सो ये किसका अधिकार है? लोगों के अधिकारों को बचाने का, गवर्नमेंट का. लॉ किसका है? गवर्नमेंट का बनाया हुआ, लोगों ने बनाया ना,
मतलब जिन लोगों ने बनाया था वो सरकार के लोग थे। ऐसे थोड़ी कि मतलब अगर आपका रॉ कुछ हो रहा है सरकार कह रहा है अरेस्ट करो एकदम, ये ऐसे ही मरते रोज रहते हैं, नहीं। इस देश में हारमोनी बनानी तो सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सरकार को निभानी आनी चाहिए। बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट और इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर लाइक देयर सिटीजन्स या फिर ओन सिटीजन्स। मान लो कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब सरकार के हाथ फेल हो जाए, सरकार नहीं बचा पाती किसी राइट को, कोई इंटरनल इमरजेंसी लग गई, अब बोले नहीं मैं तो भाई साहब बिल्कुल घूमूंगा, मैं तो कहीं, आपने बोला था साहब मेरे को नहीं पता, राइट टू मूव फ्रीली, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, आपने बोला था देखो चीटिंग नहीं करनी, बोला हाँ बोला था, बोला आप गोला बारूद पड़े उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो घूमूंगा। सरकार क्या कहेगी, भैया नहीं घूम सकता तू, अभी इमरजेंसी लगी हो, तू काहे को इमरजेंसी बाहर निकल रहा है, तेरे पे किसी ने बम बम फोड़ दिया तो तू 6 फुट से 2 फीट का हो जाएगा 2 मिनट में। तो इसलिए उस सिचुएशन में सरकार कई बार रोकती है। दैट इज वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट सो दैट गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम। बट समटाइम्स हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपके सरकार के इस प्रोटेक्शन, इस दायरे, इस रेस्ट्रिक्शन से बाहर है ना, रेस्ट्रिक्शन से बाहर रखे जाते हैं कुछ राइट्स, वो आपको बड़ी क्लास में समझ में आएगा। बट जैसे कि आपका राइट टू मतलब लिबर्टी है, जैसे आपको आज़ादी है, अब मान लो कोई पुलिस वाला आया, अगर उसने आपको सीधा आके बोला कि नहीं भाई इसको अरेस्ट कर लो, क्या बेशक नेशनल इमरजेंसी है, तो आप बताओगे तो सही भाई पुलिस वाले कि मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ये मेरा अधिकार है, और अगर आप मुझे अरेस्ट कर लो तो मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना ताकि मैं अपनी दलीलें रख पाऊं, फिर मैं छूट तो जाऊं, वरना तो ऐसे इमरजेंसी के नाम पे आप किसी को भी अंदर बंद कर दोगे। तो ऐसे 2 राइट है, वो आप आगे समझोगे धीरे धीरे। सो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, सो देयर आर राइट्स व्हिच आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस, कुछ राइट्स है जिनको स्पेशल दर्जा मिला है, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात कर लूं तो पहले 7 हुआ करते थे, बट एक अधिकार था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। और ये जो आर्टिकल था ये था बच्चों 31, इसको हटा दिया गया है। अब कितने हैं आपके सामने हैं, एक और है इसमें, राइट टू इक्वालिटी है बच्चों, 14 to 18 आर्टिकल है, 19 to 22 है, 23 से 24 है, 25 से 28 है, 29 से 30 है, एंड 31 डिलीट है, और ये आपका 32 आर्टिकल है, मतलब 32वें नंबर का आर्टिकल है। अब मैं आता हूं इस पेज पे 14 से 18, मतलब इसमें 4 आर्टिकल आपके छुपे हुए हैं, बट पेपर में अभी यहां पे क्लियरली आर्टिकल नंबर से नहीं पढ़ाया गया है, इन कॉमन पढ़ाई की जा रही है, वो पढ़ाई मैं आपको बता दूंगा, आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मुझे और आपको ये चीज समझनी चाहिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं बच्चों, आता हूं इस बात पर, अब इसको यहां पर रोकते हैं, पहले वहां का समझ लेते हैं। यहां की बात करूं तो राइट टू इक्वालिटी मतलब सभी लोग एक बराबर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई प्रधानमंत्री का बच्चा है, कोई राष्ट्रपति का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, कानून की नजरों में सब लोग एक बराबर हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिनमें आपको बहुत कुछ, 14 में कुछ बातें हैं, 15 में कुछ, 16 में कुछ, 17 में कुछ। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, आर्टिकल 17 तो अगर मैं कहूं इस कैटेगरी में इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल कॉज को लेके, बिकॉज ये बताता है आपको प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत की आप गेम खेलते हैं लोग जो लोगों के साथ, वो गलत है। प्रोहिबिशन, इसका मना है बच्चों, आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, मतलब अरे ये मेरा दोस्त, अरे ये तो सांवले रंग का है, इसके कपड़े में से बदबू आ रही है, इसका कलर अच्छा नहीं है, छोटी हाइट का, ये गरीब घर का है, ये हमारे स्टेटस का नहीं है, ये सब ही किसी भी तरह की छुआछूत गलत है। सो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम बोलूं तो फ्रीडम मतलब आपको बोलने का अधिकार, फ्रीडम, आप कहीं भी घूमो जाओ, कोई भी दोस्ती गैंग बनाओ, टीम बनाओ, देश में कहीं भी रहो, कोई भी काम धंधा करो, ये सब यहां पे आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलूं तो जब इमरजेंसी लगी हो, कुछ लगी हो, आपको उठा के गिरफ्तार कर लिया, आप आपको बता ही नहीं रहे, तो वो भी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आपके धर्म का अधिकार, आप किस धर्म को मानते हो, किस धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, जागरण करो, भंडारा करो, जो मर्जी करो जिसमें आप विश्वास रखते हो। कल्चर एंड एजुकेशन राइट मतलब माइनॉरिटीज के राइट की बात की जा रही है, माइनॉरिटीज को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में आप एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते, केवल ये कह के कि आप माइनॉरिटी से नहीं ले सकते। स्पेशली वो इंस्टीट्यूट जहां पे सरकार चलाती है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, या फिर सरकारी पैसे से जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहां पे नहीं रोक सकते। एंड लास्ट बच्चों हमारा है बच्चों कौन सा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये जो राइट्स आपने 5 पढ़े,
अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हुई, आपसे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा, आपको घूमने नहीं जा रहा, कुछ भी हुआ, तो आप सीधा भागोगे फिर कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो जाने का अधिकार है, मतलब आपको किसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जाओ? अगर आपके राइट्स वायलेट हुए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये किसने बोला? ये इस आर्टिकल ने बोला है। अगर ये नहीं होता, रेमेडी मतलब इलाज, उपचार, आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर ये है, आपको बोलने नहीं दिया जाता, आप पुलिस को कंप्लेंट करोगे। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। 32 सेज दैट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। इसीलिए इस आर्टिकल को क्या बोला जाता है बच्चों? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कह रहे हैं हार्ट एंड सोल? आपके शरीर में से अगर मैं दिल और आत्मा निकाल दूं तो शरीर में कुछ बचा ही नहीं, ये दिल है। भीमराव अंबेडकर ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि हां आप जाइए। अगर ये नहीं होता तो आप जा ही नहीं सकते थे, फिर तो आपको लोग पीटे। आप कोई मजबूत इलाके में, मान लीजिए कि कोई गांव है, उसमें बहुत ताकतवर लोग रह रहे, गुंडे लोग रह रहे, वो कमजोर आदमी को पीट रहे हैं। अब कमजोर कुछ कर ही नहीं सकता। आर्टिकल 32 नहीं होता तो वो चुपचाप पीटता, कुछ नहीं कर सकता था। बट आर्टिकल 32 है तो वो जाएगा थाने, पुलिस वाला को बोलेगा साहब हमें बहुत जोर की कूटा है डंडे बैठ से, तो आप जाइए। पुलिस वाला आएगा, हाँ भाई क्यों कूटा, तो फिर पुलिस उन पर एक्शन लेगी। समझ रहे हो कि नहीं? सो पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आर्टिकल 14 to 18 की कहानी। समानता का अधिकार क्या कहता है बच्चों? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी भी आदमी को आप जो है कुएं, तालाब, बात, घाट, होटल, मोटल, रोड, सड़क, कोई भी सुविधा से जो समाज की है उससे नहीं रोक सकते। किस बेस पर? वो बताते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है कि गवर्नमेंट किसी को भी डिनाई नहीं कर सकती। जो मैंने बताया वो इसी का ही कैटेगरी है, बट आप पढ़ोगे भी, पढ़ोगे, डो नॉट वरी। एकदम से मैंने बता दिया, आप सोच रहे हो सर ने कहां से क्या लाइन बोल दी। चलो आपको लाइन टू लाइन ले जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है गवर्नमेंट किसी को भी डिनाई नहीं कर सकती, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब कानून के सामने कोई इंसान आता है तो दैट डजंट सेंस कि भाई कोई ऐसा डजंट मेक सेंस कि भाई आप वीआईपी के बच्चे, आप नॉन वीआईपी के बच्चे, आप अब कैदी हैं, आप कोर्ट के सामने आए हैं। इसका मतलब जो है आप जो है जुल्म किया या कुछ भी किया, जुल्म करा, जो भी कैसा भी किया। बट गवर्नमेंट जो है ऐसा आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये नहीं कहेगा कि भाई साहब ये प्रधानमंत्री का बच्चा आया है तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। नहीं, कोर्ट की नजरों में सब लोग बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी को कानून में समानता बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी का बच्चा तो उसको जेड सिक्योरिटी दे दो, ऐसे मतलब जेल में जा रहा है तो बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं। इक्वली ट्रीट मिलेगा। जब आप कैद में चले गए, आप जेल में चले गए, तो फिर आप वहां पर नॉर्मल पर्सन हो, जैसे और लोग वैसे तुम। अब यहाँ पे वीआईपी कल्चर खत्म। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ यही है। सो इट मींस द लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, सबके लिए बराबर है। आप किसी भी स्टेटस से बिलोंग रखते हो, अमीर से, गरीब से, किसी वीआईपी के बच्चे या नॉन वीआईपी के बच्चे, आप सब लोग बराबर है, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों रूल ऑफ लॉ, कानून का अधिकार। क्योंकि यहां पर किसका रूल चला है? लॉ का। और लॉ ये कह रहा है कि सब लोग बराबर है। अब यहां पे ये नहीं है फोन कर दिया विधायक साहब हमारा भांजा आ रहा है, भतीजा आ रहा है, कर देना काम। सो यहां ये सब नहीं है। सो इसीलिए इसको कहते हैं फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है? सब इक्वल है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कास्ट ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई वीआईपी नहीं, सब इक्वल है। और डेमोक्रेसी का यही सबसे बड़ा बेस है कि इक्वल होना चाहिए। दैट मींस नो वन इज अबव द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। कानून से ऊपर थोड़ी है भाई साहब कोई बढ़ के। जैसे होता है ना फिल्मों में, आपने देखा होगा, सर मैं प्रधानमंत्री, वीआईपी, मैं इतने लोगों को जानता हूं, 2 थप्पड़ मार इसके, लेके जाए इसको साइड में, और एक्स्ट्रा लगाना, हमको डरा रहा है, हमारा काम करने से हमें रोक रहा है। तो ये रूल ऑफ लॉ कहता है कि भाई साहब कानून की चलेगी। अब आप कुछ भी हो, अब आप आ गए कटघरे में, आप जबान को चुप रखिए, फैसला कोर्ट को करने दीजिए। ठीक है बच्चों? सो नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। होंगे तुम जिसके बच्चे होंगे, वो तुम्हारा बाप है, हम अब तुम्हारे बाप है। सो द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। गवर्नमेंट किसी भी इंसान के साथ इस बात पे भेदभाव नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ, अरे तू तो छोटा है, अरे तू गांव का है, तू वहां का है, तेरे कपड़े ऐसे हैं, तेरा कलर ये है, तेरा धर्म ये है, तेरा कास्ट ये है, तेरा सब कुछ ही अलग है भाई साहब, मतलब कुछ भी भेदभाव का। सो ना आप रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेस पर गवर्नमेंट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए आपके गांव में कुआं है, अब वो किसका कुआं है? गांव का है। कोई बंदा आके गांव का पानी भर रहा है, तुम बोलो नहीं मेरे इलाके के सामने पहले मैं भरूंगा, ये नहीं होगा। गवर्नमेंट के सामने मान लो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के रोड है, गवर्नमेंट के रोड पे ऐसा थोड़ी कि पहले आपको आने से पहले पूछा जाए अरे आप कैसे आ सकते हो, आप तो यूपी का आदमी हो और ये दिल्ली का रोड है, आप नहीं जा सकते। नहीं,
गवर्नमेंट रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स यानी कि जेंडर, मेल फीमेल, मेल मेल को नौकरी देंगे, फीमेल को नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो यार आप? इन सब बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। क्या यूज करने से? कि भाई मान लो कुएं है, तालाब है, बात घाट है, जो धोबी के घाट होते हैं नहाने धोने के, कोई होटल है, कोई मोटल है, रोड्स है, कोई सरकारी दफ्तर है, कहीं भी कोई भी चीज को यूज करने से गवर्नमेंट नहीं रोक सकती अगर वो गवर्नमेंट का है। प्राइवेट में तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट तो अपना चला रहा है। मान लो किसी ने अपना स्कूल खोल लिया, वो कहता है मैं तो अपनी कम्युनिटी का प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने रिलीजन का प्रचार कर रहा हूं, तो फिर भाई आप अंदर पढ़ाओ अपना, उसमें नहीं। गवर्नमेंट का कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट को फंड करती है और फिर वो बोले कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सो वो गलत है। सो गवर्नमेंट किसी भी इंसान को कुएं, तालाब, रोड, घाट, होटल, मोटल कहीं भी जाने से, इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। सो ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रेगुलर लाइक रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजिशन इन द गवर्नमेंट। सरकारी नौकरी तक में आप किसी को नहीं रोक सकते। नाउ दिस इज आर्टिकल, वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो आर्टिकल 16 है मैटर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी का जो है। और ये जो बात हो रही है आपकी, ये हो रही है बच्चों आर्टिकल 15 की। 14 को आप सोच रहे होगे, 14 वैसे लिख रहे हैं पर 14 आता नहीं है, इतना जरूरी भी नहीं, आप आगे भी देखोगे। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 इंपॉर्टेंट है। सो ये 16 है। एंड इसके बाद अगर मैं देखूं, ये आर्टिकल 17 है बच्चों, अनटचेबिलिटी का राइट, ये 17 है यहां से। पर ठीक है, मैं आपको आर्टिकल्स में इतना नहीं उलझाना चाह रहा हूं, बेसिकली आप समझ लो इक्वालिटी का कैसा है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशंस फॉर एसटी, एससी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब आपने बोला सर इक्वालिटी, तो फिर इनको क्यों, इनको रिजर्वेशन क्यों? तो भाई साहब इसलिए कि इक्वालिटी लानी है, समानता लानी है। ये लोग समान नहीं है, गरीब है। अब गरीब को अपलिफ्ट करके पहले एक बार बराबर तो लाओगे कि नहीं लाओगे? एक बार बराबर तो करना पड़ेगा ना। वो बड़ी सोसाइटी के लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये कह के कि आप एसटी के हो, आप एससी के हो, आप अदर बैकवर्ड हो। क्या यार, जाओ ना। सो सरकार ये चाहती है जाओ ना नहीं होना चाहिए, वो कहता है आओ ना और आओ। सो सरकार उनको रिजर्वेशन देती है, गवर्नमेंट जॉब में देगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देगी, कैसे भी करके उनको अपलिफ्ट तो किया जाए। तो ये है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी का पार्शियल ट्रीटमेंट कर रही है। सो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन। सरकार ये कहती है यार ये छुआछूत ना, किसी के रंग पर, किसी के कास्ट पर, किसी के कलर पर, किसी के जेंडर पर, किसी के प्लेस ऑफ बर्थ पर, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब ये अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। बहुत सारे लोग बिहार से जब आते हैं, अरे पक्का चोर होगा, ये होगा, ये जो आपने प्रिजुडिस कर लिया है पहले से, ये बहुत गलत है। हर इलाके में, हर रिलीजन में, हर कास्ट में, हर धर्म में, हर स्टेट में एक जैसे लोग नहीं है। अगर कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई है, कहीं बुराई है तो थोड़ी अच्छाई भी है। सब चीजें पैरेलली जो है एग्जिस्ट करती हैं, हमें समझना होगा। प्रेजुडिस नहीं होना है कि हर चश्मे वाला पढ़ाकू नहीं होता है। हो सकता है उस बेचारे को दिखता ही कम हो, समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है उस बेचारे को दिखता ही कम हो, तो क्या करोगे? सिर्फ ये दूर से देख के कि अरे यार चश्मे वाला बहुत इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाकू होगा, पता लगे गोबर घुस जाए, कुछ नहीं आता उसको, ऐसा अंगूठा छाप है, आंख देख के जैसे देखता है, ऐसे करके देख रहा है, दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं। सो राइट टू फ्रीडम पे आ गए हैं बच्चों, आजादी के अधिकार और क्या क्या है। सो बहुत सारी अच्छी बातें हैं इसमें। सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू, क्या क्या अधिकार दे रहे हैं सर? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं जो बोल पा रहा हूं, मेरे जो देश में नेता बोलते हैं, जो आप बोलते हो, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, ये सब अधिकार इसी का ही यूज है। कुछ लोग मिसयूज करते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता तो उन पे केस भी होते हैं। बट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो बोलने का अधिकार है, ये तो अच्छी बात पढ़ा रहा हूं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोलिए बट देश के खिलाफ नहीं बोलिए। दूसरा, असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। लोग मिलके अपना ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, RWA बनाते हैं, बनाइए। ऐसा थोड़ी कि आप मिलके देश के खिलाफ बोलेंगे। सो हर कुछ देश को कंसर्न रखे कि गलत ना हो। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, वही एसोसिएशन बनाइए, ग्रुप बनाइए, कोई रोक नहीं रहा है। फ्रीडम टू मूव, अरे मैं यहां से दिल्ली से बिहार जाऊं, यूपी जाऊं, मद्रास जाऊं, चेन्नई जाऊं, कर्नाटका जाऊं, जम्मू कश्मीर जाऊं, मिजोरम जाऊं, गुजरात जाऊं, कर्नाटका जाऊं, नीचे चेन्नई, कहीं भी जाऊं, कोई नहीं रोकने वाला है। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, लोग दिल्ली के लोग यूपी में रह रहे हैं, यूपी के लोग बिहार में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग यहां रह रहे हैं, यहां के लोग वहां रह रहे हैं। कोई भी देश में कहीं भी जाकर रह सकता है, जा सकता है, आ सकता है। और तो और छोड़िए, अपनी मर्जी का कोई भी काम धंधा कर सकता है, कोई भी बिजनेस ट्रेड करे। मैं टीचिंग करता हूं, ये मुझ पे किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप टीचिंग ही करेंगे। मैं चाहता तो मैं आलू बेचता, सब्जी बेचता, मैं कुछ भी करता, कोई रोक टोक नहीं है। यू आर फ्री, आप आजाद हो टू कैरी आउट एनी बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन, जो आपको करना है। आपको सीए बनना है, आप सीए बनिए। आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनिए। किसी ने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस मोहल्ले के बच्चे, इस गली के बच्चे केवल सीए बनेंगे। अब मान लो कोई पढ़ ही नहीं पाता है,
अपना सर खुजा रहा है, भैया सीए नहीं बन सकते, हम कहा कितनी बार बताएं। सरकार के नहीं, हमको नहीं कुछ पता है, तुम ससुरा सीए बने तो बनी। सो भाई साहब आप समझिए कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप फ्री हैं, आप कोई बिजनेस धंधा पानी कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी इंसान के जीवन की सुरक्षा और उसको एकदम चुपचाप गायब कर देना, यह जरूरी नहीं है, यह बिल्कुल होता ही नहीं है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी को सरकार पुलिस आ गई अरेस्ट करने, बता ही नहीं रही, चुपचाप ले गए। 24 घंटे के अंदर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने, नियर मजिस्ट्रेट, मान लीजिए ऐसे नहीं है कि अगर मान के चलिए एक इंसान को आज की डेट में अरेस्ट कर लिया, मान लीजिए 24 को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, अब 25 को जो है कोई मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, संडे है, मान लीजिए, डेट पे मत जाना, 26, ये जनवरी के महीने की बात कर रहे हैं हम लोग, 26 को छुट्टी है, हॉलीडे, ठीक है, सिंपल लिखते हैं। 27 को जो है वो फिट नहीं है, बीमार है, इल है, तो कायदे से 28 को उसकी पेशी होगी। अब 28 को पेशी होगी, भाई वो तो फिट ही नहीं है। सो इसमें क्या कहते हैं, जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आप कुछ चीजों को एक्सक्लूड करते हो, जैसे कि ट्रेवलिंग टाइम। अब मान लो किसी को ले जाने में इतना टाइम लग गया, बॉर्डर से पकड़ा है, तो बॉर्डर से अगर मान लो दिल्ली तक लेके आए तो ट्रेवलिंग टाइम मान लो हो गए 24 घंटे, वो तो 24 घंटे के बाद आप रख नहीं सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा, फिर जज डिसाइड करेगा। सो अगर 24 घंटे गुजर गए, फिर आप बोलोगे ए छोड़ दिया मुझे, छोड़ छोड़, अब तो 24 घंटे पूरे हो गए, अब क्या करेगा तू बता। सो फिर तो ये छूट के कह दी, ऐसे थोड़ी है। सो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना होता है, उसमें आपका ट्रेवलिंग टाइम एक्सक्लूड होता है, कोई भी गजेटेड हॉलीडे है वो एक्सक्लूड होता है क्योंकि जज काम नहीं करेगा। सो अगर आपके 24 के 48 के 72 घंटे भी अगर आपको कैद में रहना पड़े, फिर आप ये मत कहना कि मेरा रूल कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता था 24 घंटे के अंदर अंदर भीतर भीतर आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना था, अब तूने नहीं किया, अब तू जाएगा जेल में, तेरे खिलाफ करूंगा मैं केस। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोरेशन होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग, आदमियों में ट्रैफिक का क्या मतलब है? ट्रैफिक मींस बाइंग एंड सेलिंग। चलो समझाते हैं, ट्रैफिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रैफिक का मतलब है जैम, ट्रैफिक जैम होता है ना, जैसे एक कार, इस कार के पीछे एक कार, इस कार के पीछे एक और कार, इस कार के पीछे एक और कार, क्या है? तो बहुत सारी कार। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ये ह्यूमन बीइंग, इसके पीछे एक और ह्यूमन बीइंग, एक गट्ठर बना दिया आदमियों का। और गट्ठर का बनता है जब आप बल्क में या तो खरीदते हो चीजें या बेचते हो। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब है लोगों का बाइंग एंड सेलिंग। ये जो लोग आपको भिखारी दिखते हैं ना रोड पे, ये सब ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। और छोड़िए और बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बैगर इन एनी फॉर्म। लोगों को जबरदस्ती काम कराना, ये जो रोड में भिखारी है ना, ये अपनी खुशी से नहीं कर रहे, इनको मार पीट के धमका कर, इनके परिवार को ब्लैकमेल करके या फिर इन्हीं को ही तोड़ करके, भाई जब तेरे टांग तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, क्या करेगा? तो लोग डर डर के काम कर रहे हैं जबरदस्ती। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में, हैजार्डस इंडस्ट्री में किसी भी बच्चे का काम करना, 14 साल से नीचे के बच्चे का काम करना बिल्कुल बैन है। अगर ऐसा किया तो उसको फिर पेनल्टी होगी, उसको सजा हो सकती है। बट आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे 14 ईयर से अंडर अपने सब्जी मार्केट में जाओ, आलू ले लो, आलू ले लो, तो वहां माँ बाप के साथ काम कर रहे, तो आलू में से कुछ गैस नहीं निकल रही, आलू में से कुछ बम नहीं फटने वाला जो हैजार्डस है, वो फैमिली बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उतना अलाउ करती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं गोल्ड माइन इंडस्ट्री पे या कहीं माइनिंग इंडस्ट्री पे अपने बच्चों को काम करा रहे हो कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है। सो हैजार्डस इंडस्ट्री एक्सक्लूड करती है। सो नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार। सो एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ हिज ओन चॉइस। मुझे कोई धर्म पसंद है, मुझे हिंदू धर्म पसंद है, मैं उसको बढ़ाऊं, फैलाऊं, मैं उसके नाम का जगराता करूं, जागरण करूं, मैं कर सकता हूं। कोई दोस्त मेरा मुस्लिम है, वो अपने धर्म को माने, कर सकता है। कोई क्रिश्चियन है, माने, कर सकता है। कोई ईसाई मतलब सिख है, मतलब ईसाई तो चलो क्रिश्चियन हो गया, सिख है तो वो करे। तो सब लोगों को अपने धर्म को फैलाने का, उसको प्रचार करने का, प्रसार करने का पूरा अधिकार है। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और सरकार आपसे ये नहीं बोलती कि इस धर्म को बनाने का कोई टैक्स लगता है, इस धर्म को बनाने के लिए आपको चंदा देना चाहिए। इंसान अपने धर्म का फैलाना करने के लिए, आपने देखा है जागरण होते हैं, तो जागरण में लोग पर्चियां काटते हैं, उस पर आप अपनी खुशी से तो देते हो उस पर्ची का दान पैसा, सरकार ने तो नहीं बोला आपको कि देना है, आप अपनी खुशी से अपने धर्म को फैला रहे हो तो फैलाइए। तो यहां पर यह है कि आप, सरकार जो है किसी को भी कोई भी धर्म पे प्रेशर नहीं करती कि हाँ
अच्छा आपको सिर्फ हिंदू धर्म मानना, अच्छा आपको सिर्फ मुस्लिम धर्म मानना, आपको सिर्फ ईसाई धर्म मानना, आपको सिर्फ सिख धर्म मानना, नहीं, यू आर फ्री टू चूज, आपको जिस धर्म में विश्वास है। बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लीजिए, कुछ लोग मुस्लिम्स सेलिब्रिटीज होने के बावजूद भी गणेश फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यहां पे कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट बात करें तो देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गिवन इन दी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब कोई प्राइवेट अगर आपने खोल लिया, जैसे आप कई बार देखते होंगे न्यूज में कि भाई कोई अगर सरकारी संस्था है तो वहां पर आप ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, किसी पर्टिकुलर धर्म को आप उग्र नहीं कर सकते कि जाइए और मारपीट मचाइए, नहीं, किसी में नहीं। अगर कहीं पर हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब यह है कि या तो गवर्नमेंट ने सीधे वो बना रखे हैं या फिर गवर्नमेंट के चंदे से वो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वहां पर ऐसा काम हो रहा है, तो बिल्कुल भी गलत है लोगों को भड़काने का काम। नेक्स्ट इज हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि किसके कल्चरल एजुकेशनल राइट, तो बेसिकली यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात हो रही है बच्चों, माइनॉरिटीज की बात हो रही है, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला है वो लोगों की बात है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, क्या जहाँ पे जिनकी संख्या कम होती है, नहीं, माइनॉरिटी का मतलब लैंग्वेज सेंस में होता है, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर हिंदी बोल रहे हैं और वहाँ पे 2 इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो इंग्लिश बोलने वाले लोग माइनॉरिटीज हैं। 50 लोग बांग्ला बोलने वाले हैं, वहाँ पे 2 लोग हिंदी बोलने वाले हैं, तो 2 लोग माइनॉरिटी हैं। So any section with a distinct language or culture have a right to conserve it. मैं अपने धर्म को, मैं अपनी संस्कृति को, मैं अपनी भाषा को बचाऊं, इसमें बिल्कुल मेरा अधिकार है। मैं अपनी अगर गांव की भाषा बोलता हूं और कोई ये बोले कि ये अनपढ़ है तो ये गलत है। मैं अपनी भाषा को बचा रहा हूं, मैं अपनी भाषा को बोल रहा हूं। मेरे इंडिया में, मेरे भारत में बहुत सारी रीजनल भाषाएं बोली जाती है और सबको अधिकार है कि वो अपनी भाषाओं को बचाएं, नहीं तो एक दिन क्या होगा, खत्म हो जाएगी। अब हर भाषा का प्रमोट होना जरूरी है, वो अपना कर रहे हैं तो आप उसको गवाह नहीं कह सकते। सो एक आती है राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन, कहां पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के पैसे से चल रहे हैं। माइनॉरिटीज को आप सरकारी इंस्टीट्यूशन में एडमिट लेने से मना नहीं कर सकते कि भाई हम आपको दाखिला नहीं लेंगे, आप एसटी एससी ओबीसी है, नहीं, गवर्नमेंट का है तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरा भी अधिकार है, रिजर्वेशन है, इसीलिए सरकार ने रिजर्वेशन किया, क्योंकि लोग ऐसा करते थे तो सरकार ने बोला फिक्स्ड कोटा है, अब वहां पे इतना % रिजर्वेशन, अब आपको यही कास्ट, यही कम्युनिटी को वहां रिजर्व करके पढ़ाना है। सो ये होता है रिलीजियस माइनॉरिटीज का। सो माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अगर माइनॉरिटी चाहे तो अपने हिसाब से अपनी संस्था अलग से भी खोल सकती हैं। अगर कोई एसटी एससी अपना इंस्टीट्यूट खोल ले तो खोल लो, उसमें आप अपनी कम्युनिटी को पढ़ाओ, आप बाहर को जिसको जैसे पढ़ाना आप पढ़ाइए। अपनी आपने बेसिकली अपनी जो है कम्युनिटी के लिए, एसटी एससी के लिए आपने ओपन किया है और यहां पर सरकार उसे फंड करती है, सरकार सपोर्ट करती है। सो माइनॉरिटी डज नॉट माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल। माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि सब माइनॉरिटी फिर नेशनल लेवल पे हो सकता है जो हिंदी भाषी साउथ में माइनॉरिटी है वो नॉर्थ में तो माइनॉरिटी थोड़ी है, वहां तो मेजोरिटी है। सो माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटी यहां पर हम किस सेंस में गिन रहे हैं बच्चों, लैंग्वेज के सेंस में और किसके सेंस में, कल्चर के सेंस में। मान लीजिए हरियाणा विदेश गया, अब विदेश वाला बंदा यहाँ आके रह रहे, 50 विदेशी रहते हैं यहाँ पे, उनके बीच में एक हरियाणवी बंदा है जो कोट पैंट के नीचे ऐसा अपना स्पोर्ट्स शूज पहनता है, तो आप उसको ये थोड़ी कहोगे कि अनपढ़ है, नहीं, अपना स्टाइल है भाई, अपना एकदम लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर अपना बता रहे हैं। मैं माइनॉरिटी हो गया हूं क्योंकि तुम लोगों की संख्या ज्यादा है बोलने के चक्कर में, मतलब इंग्लिश बोलते हो यार, मैं तो हिंदी बोलता हूं, तो मैं माइनॉरिटी हूं। सो हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, हम कैसे बचा सकते हैं इन राइट्स को, वही आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बच्चों आपको कोई कुछ भी नुकसान पहुंचाता है, आप कहां जाएंगे, सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले ऐसे तगड़े हैं कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो मैंने आपको समझाया छीनता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं हाई कोर्ट की, सीधा जाइए सुप्रीम कोर्ट में। सो फंडामेंटल राइट्स, ये खुद फंडामेंटल राइट्स है, तो दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। कैसे भाई, आपको किसी ने बोलने नहीं दिया तो आप क्या करोगे, पुलिस के पास जाओगे, ये है तो आप जा सकते हो, ये नहीं होता तो नहीं जा सकते। सो इन केस ऑफ वायलेशन राइट्स वी कैन सीक रेमेडी फ्रॉम अदर कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना है जैसे जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इन केस ऑफ वायलेशन, आपको पुलिस वाले ने पीट दिया बेवजह, गिरफ्तार कर लिया, कहीं जाने नहीं दे रही, कहीं मजिस्ट्रेट से नहीं मिलवाया, तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट इज अंबेडकर ने इसी को क्या बोला था बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिल और आत्मा है, ये नहीं होता तो बाकी फंडामेंटल राइट्स वेस्ट थे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होते हैं, हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस कि भाई ये गलत किया है, ऑर्डर इसको सही करो, एंड रिट्स, रिट्स मतलब बच्चों याचिका, याचिका मतलब रिक्वेस्ट होती है ना, ऑर्डर करती है, ऑर्डर करती है कोर्ट, अरे ये क्या कर दिया, गलत है, फाइन लगाओ इस आदमी पे, किसके किया,
फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और जो ये रिट्स है इंडिविजुअल के लिए भी कोर्ट कर सकता है, इंडिविजुअल को पेनल्टी देने के लिए, गवर्नमेंट को भी दे सकता है पेनल्टी के लिए, तुमने गलत किया इस आदमी के साथ, और जिसको भी देनी है, कोई भी ऑफिशियल बॉडी है, पब्लिक बॉडी है, सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इन सभी के खिलाफ रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, एनएचआरसी होता है जिसे। एनएचआरसी क्या है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1993 में हुई थी, और इसके अपॉइंटमेंट जो है, इस कमीशन की पूरी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो रिटायर्ड जजेस होते हैं या फिर ऑफिसर्स होते हैं, और ऐसे एमिनेंट सिटीजन्स होते हैं जिनको फर्क समझ में आता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसे नहीं किसी भी गांव वाले को बिठा दिया, हम अपने काम का विकास कर सकी तो हम अपने गांव का विकास करी, हम अपने गांव के लोगों को छोड़ी, बाकी के लोगों को पकड़ी। सो यही है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर कुछ भी हुआ सो जो पर्सन है वो डायरेक्टली कहां जा सकता है, कोर्ट फॉर रेमेडी। रेमेडी मतलब इलाज दो भैया, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे साथ गलत हुआ है, बस मुझे इलाज चाहिए, मेरे को नहीं मालूम। सो ऐसे में कोर्ट के पास जा सकता है। सो इफ इट इज नॉट अ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट, मान लो ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये तो जो है जनता का मुद्दा बन गया, तो क्या करोगे आप, फिर आप भी तब भी कोर्ट जा सकते हो। उसे उस याचिका को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बोले तो PIL। PIL आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों ने PIL डाली है। जनता का कोई सामूहिक मुद्दा है, कोई सामाजिक मुद्दा है, तो आप PIL डाल सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक का इंटरेस्ट का कोई नुकसान हो गया है उसमें। सो एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट क्या है, क्या हमें राइट्स को बढ़ाना चाहिए, क्या राइट्स को बढ़ाने की नीड है, क्या नीड है। सो फंडामेंटल राइट जो होते हैं केवल वही अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जो 6 अधिकार पड़े केवल वही नहीं, उसके अलावा भी हैं। सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफर्स वाइडर रेंज ऑफ राइट, बहुत सारे अधिकार हैं इसके अलावा भी। अभी आप देखोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम कोर्ट जो है जजमेंट देता है कि राइट्स को बढ़ाओ घटाओ जैसे भी है। तो राइट्स लाइक क्या, कैसे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो मीडिया कुछ भी बोलती है, ये तो हमने अभी तक सर आपने पढ़ाया ही नहीं था, नहीं पढ़ाया ना, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, बट हमने इन राइट्स को वहीं से ड्राइव किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोलने का अधिकार, तो बोलने का यहां भी ये वहीं से है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज जानने का अधिकार, ये भी वहीं से ही है। राइट टू एजुकेशन, ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है। सरकार कह रही है ना आर्टिकल 21A कि भाई साहब किसी भी बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को आपको फ्री एजुकेशन देनी होगी। ये किसका है, राइट टू एजुकेशन। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अरे बच्चा पढ़ेगा तो उसको बुद्धि बनेगी कि मेरे साथ कोई फैक्ट्री में मुझसे काम कराए, पता चले कल को 10 घंटे काम कराया और 200 रुपया दिया तो एक्सप्लॉइट हो जाऊंगा। और भी है। सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। कितने साल के बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री देना। इसके साथ ही रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ। कैसा राइट टू लाइफ, अंडर द राइट टू फूड। अरे किसी की जिंदगी बहुत सुरक्षा बनानी है तो जिंदगी केवल पिटाई कुटाई से थोड़ी है। कोई हमें आके पीटे और मैं बोलूं कि अरे मेरी जिंदगी चलेगी, मैं तो कोर्ट में जा रहा हूं, और ऐसा कैसा, अगर किसी ने आपको पीटा ही नहीं, किसी ने आप पे हमला ही नहीं किया, बट आपको जहरीला खाना खिला दिया, तो भी तो आप मर सकते हो। सो ये भी तो मेरी राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब मेरे जीवन पे खतरा जिस भी प्रॉब्लम की वजह से है, चाहे कोई मुझे पीटे, चाहे कोई मुझे मारे, चाहे मैं जहर का खाना खिलाए, या मैं खुद ही मतलब कोई मुझे डरा के मार दे, डरा के भी तुझे मरना होगा, डरा रहे रोज को टॉर्चर कर रहे, तो वो सब भी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स बट दे आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल राइट, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका आर्टिकल 31 था जो हट गया है। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार है, बट जैसे माँ बाप की है तो आपकी संपत्ति, माँ बाप की संपत्ति पर अधिकार आपका है, बट उसी साइड से ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको संपत्ति मिलेगी। जो बच्चे बात सोच रहे कि मम्मी पापा की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी और हम ले लेंगे कोर्ट से लड़के, भूल जाओ, निकाल दो ख्याल, माँ बाप की मर्जी है वो आपको प्रॉपर्टी दें या ना दें। सो राइट टू वोट की अगर बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी को आप वोट करने से रोक नहीं सकते। अब ये सबका फंडामेंटल राइट थोड़ी है, ऐसे होता तो पैदा हुआ बच्चा कहता मम्मा मैं भी वोट डालने चल लूं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन शर्तों के साथ। तो राइट टू प्राइवेसी ऐसा एक राइट है। राइट टू असेस एडप्ट एजुकेट हाउसिंग, सबको प्रॉपर घर मिले, जैसे आपने देखा ये प्रधानमंत्री कल्याण योजना, गरीब कल्याण आवास योजना। सो राइट टू हैव असेस टू हेल्थ केयर सर्विस, सबको हॉस्पिटल में आप देखते ही हो सरकार हॉस्पिटल में इलाज प्रोवाइड कर रही है। राइट टू हैव एनवायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग, किसी फैक्ट्री इलाके में आपको रहने को नहीं बोल रहा है कोई सरकार, आपको भी अपने जीवन में एनवायरमेंट क्लीन चाहिए, कल को जहर से ना मर जाओ, क्योंकि फिर वहां राइट टू लाइफ आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारे बेसिकली क्या है बच्चों, हमारे फंडामेंटल राइट से ही ड्राइव किए हुए राइट्स है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। सो क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन को कौन सी नहीं है? फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेबेलियन, फ्रीडम टू स्टार्ट एन मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज। तो ये सब तो चलो ठीक है, क्रिटिसाइज भी आप गवर्नमेंट को करते ही, अपोजिशन पार्टी करती है, बट
गोला बारूद हमले सरकार के खिलाफ ये अलाउड नहीं है, ये आर्म रिवॉल्यूशन, आप हथियार लेके अपने देश की सरकार के खिलाफ रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते, ये कोई डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है, ये सब नॉन डेमोक्रेटिक में होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सा अधिकार है बच्चों? राइट टू वर्क तो बिल्कुल बोला हुआ है, राइट टू एजुकेट लाइवलीहुड अभी बताया जो फंडामेंटल राइट से ड्राइव्ड है, अपने कल्चर को बचाना भी हमारा अधिकार है ना, यही अधिकार है क्या भाई साहब? और राइट टू प्रॉपर्टी, तो कौन सा है बताइए, कौन सा फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है? तो राइट टू प्रोटेक्ट अंडर वंस कल्चर, ये सब फंडामेंटल राइट से ड्राइव करके लिए हुए, बट ये जो राइट है ये आपका फंडामेंटल राइट है, यहां पे वैसे डायरेक्ट आना चाहिए, इज डायरेक्टली अवेलेबल अंडर द फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए वैसे यहाँ पे, अगर आपको ये आंसर करेक्ट करना है, इसका डायरेक्ट आंसर वैसे ये है, मे बी और लैंग्वेज कुछ मैनिपुलेशन हुआ हो। नेम द फंडामेंटल राइट्स अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट फॉल्स, राइट टू लाइफ किसके बीच में आता है भाई साहब बताइए? तो राइट टू फ्रीडम में आता है राइट टू लाइफ, मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, सेम लाइन वहीं सी है। आर्टिकल अकॉर्डिंग 21 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अ फंडामेंटल राइट्स, ये बात कहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वही आर्टिकल 17 बच्चों, आर्टिकल 17 ये कहता है किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में अलाउ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो दीज आर दोज बेसिक कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन है जो कि जिंदगी जीने के लिए इस डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में किसी भी इंसान की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और इनकी जो रक्षा है वो हमारा जो है क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करता है, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो समझ में आ गई बात, फंडामेंटल राइट्स क्या है, दीज आर दी बेसिक राइट्स जिनके सारे जीवन चलता है। नेक्स्ट इज द सम राइट्स नीड्स टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, कुछ राइट को गवर्नमेंट से ऊपर रखा जाता है, मैंने बताया था ना। सो कैसा होता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अपहोल्ड सिटीजन्स राइट, सरकार के हाथों में है लोगों की सारे अधिकार, बट इलेक्टेड गवर्नमेंट ओकेजनली कई बार नहीं कर पाती है या फिर वायलेट कर देती है, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम सम राइट मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी टू द ओवर दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से ऊपर उनको प्रोटेक्ट करा जाता है कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, जैसे अधिकार मैंने बताया था राइट टू लिबर्टी वाला। नेक्स्ट देखिए डिफाइन द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है, मैंने अभी बताया था रूल ऑफ लॉ क्या होता है बच्चों। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून से आगे कोई नहीं है, कानून के आगे कोई बड़ा नहीं है, कानून के लिए सब लोग इक्वल हैं, और कानून जो है किस में बिलीव करता है बच्चों, इक्वालिटी में बिलीव करता है, किस में बिलीव करता है, इक्वालिटी में बिलीव करता है, तो यही इसका समझाने वाला जो लास्ट लिखा था वो आंसर है। मेंशन एनी वन एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट में क्या एक्सेप्शन है भाई, कहीं पर सबको बोला आपने कि इक्वल अधिकार है, बट हम कुछ सेक्शन को एसटी एससी ओबीसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो यही है क्यों, क्योंकि दे आर वीकर सेक्शंस, वो वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, इसलिए आप वहां पे कह सकते हो कि एक एक्सेप्शन है। मेंशन एंड टू फ्रीडम प्रोवाइड अंडर राइट टू फ्रीडम में क्या है, वही राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, राइट टू मूव freely, propagate, profess and practice any trade, या फिर कहीं भी रह सकते हो, ये सब मैंने आपको बताया है। व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट, जिस यहां पर कोई एक धर्म बड़ा नहीं है, सब लोग इक्वल हैं, यही है सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट इज पीआईएल, मैंने आपको बताया पीआईएल एक बंदा तब जानता है जब भाई सोशल इंटरेस्ट कॉज में प्रॉब्लम आ रही है, सो किसी भी केस पे आप पीआईएल डाल सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ये ही इसका आंसर है। ह्यूमन राइट क्या है बच्चों, ह्यूमन राइट आर दोज फ्रीडम, जो वो आजादी है जो आपके जीवन का एक ऐसा पार्ट है जो आपको जीवन जीने के लिए आती है, जैसे कि आपके राइट टू फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन कुछ भी हो, वो सारे राइट जो है बेसिकली ह्यूमन राइट्स में आते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स तो है ही है साथ में। मेंशन एनी टू लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या है, हम कुछ भी बोल सकते हैं बट देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम लोगों को कुछ भी बोले पर भड़का नहीं सकते, ऐसा थोड़ी पार्लियामेंट में जाके कह दो कि दंगे कर दो, ऐसा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। 3 बीमारियां बताइए जिनकी वजह से डिक्लेयर्ड इलीगल अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या इलीगल है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जबरदस्ती लोगों से काम कराना, छोटे छोटे बच्चों से अंडर 14 उनको आप काम नहीं करा सकते, यही तो लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट देखते बच्चों, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, एक एग्जांपल दे दो, लोग आजाद हैं, कोई भी धर्म चुनिए, यहां पे देख लीजिए आप गणेश महोत्सव, गणपति फेस्टिवल जो आता है मुंबई में, सब कोई भी धर्म का आदमी मना रहा है। सो इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं, इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम भैया हिंदू राष्ट्र हैं कैसे हैं। सो एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज, हर धर्म को आजादी है अपने धर्म को बढ़ाने की, फैलाने की, कोई धर्म अपनाने की, जाइए अपनाइए जैसा करना है। सो राइट ए शॉर्ट नोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे एंड कल्चरल एजुकेशन राइट पे, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यही है कि भाई कोई सेकुलर स्टेट नहीं है, आप तो कोई धर्म को अपना सकते हो, फैला सकते हो, प्रचार कर सकते हो, उसके धर्म के लिए कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं मांगती है,
यू आर फ्री कि आप सुनिए, कोई भी धर्म चंदा दीजिए। वहीं पर कल्चर एजुकेशन राइट बोले तो हर माइनॉरिटी को अधिकार है कि उन्हें सरकारी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोटा मिले, पढ़ने को मिले। इन केस अगर उनको नहीं मिलता है तो वो अपने खुद के भी जो है इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। राइट टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यही है जो मैंने आपको पीछे समझाया, सब कुछ वही है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज अ वेरी स्पेशल राइट। बिल्कुल है, क्योंकि सारे अदर राइट को इफेक्ट यही करता है। अगर किसी कोई भी फंडामेंटल राइट को छीना तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विल प्रोवाइड दिस सॉल्यूशन कि आप जाइए और आप सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। व्हाट वाज द एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट रिगार्डिंग द, क्या कहा था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने? भाई यही कहा था कि 600 जो लोग हैं इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, ये भूख हड़ताल में बैठे हुए, खाना नहीं दिया जा रहा। इवन जो लोग खाना नहीं खाते थे मर ना जाएं और लोगों को मतलब आरोप ना करें अमेरिका को, तो अमेरिका उनको नाक के थ्रू पिला देता, मतलब खाना खिला देता पाइप से डालकर, इस तरीके से कर रहा था। सो यही लिखा हुआ है, टॉर्चर बहुत ज्यादा था। सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। कोई भी दोस्त राइट ऐसे बता दीजिए जो इनको हाल फिलहाल में मिले हो। सो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पे किंग जो है रूल ऑपरेट करता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भी वही ऑपरेट करता है, जजेस को भी वही करता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी की होती हैं। जो राइट एंजॉय करते हैं इंडियंस सऊदी अरेबिया में नहीं करता, जैसे कि फ्रीडम नहीं है रिलीजन की, वहाँ पे केवल मुस्लिम्स की चलती है। आप किसी और धर्म के तो अपने घर में प्रचार प्रसार कीजिए। महिलाओं का वोट का अधिकार हाल फिलहाल में ही है, ज़्यादा नहीं है। सो यही सब बातें हैं जो वहाँ पर हैं। सो वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी? क्यों चाहिए भाई? सब सर्वाइव करने के लिए चाहिए, सबसे पहले ग्रोथ के लिए चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी, इज्जत है आदमी की। ऐसा कोई थोड़ी रोड पे आएगा मार पीट के चला जाएगा, क्या करोगे आप? फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो कोई भी आएगा आपको धड़म धड़ाम धम कर देगा। इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? आर्बिट्रेटरी यूज ऑफ पावर। सरकार अगर कल को आप पे काबू करने लगी तो आप अपने अधिकारों से बच तो सकते हो, माइनॉरिटीज से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। किन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो? किन से? मेजोरिटी से। राइट नहीं होते तो माइनॉरिटी को खा गए होते सब। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन की बात करूं तो वही ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग, इंसान का बेचना खरीदना, ये बिल्कुल बंद है। चिल्ड्रन का 14 साल से नीचे के लोगों का काम कराना, ये भी बंद है। मेंशन एनी 3 राइट्स ऑफ डिटेन पर्सन, क्या है? जिस भी पर्सन को गिरफ्तार करोगे उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। उसको बताना होगा कि भाई साहब आपको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, नंबर 2। नंबर 3, जो भी पर्सन गिरफ्तार है उसे वकील की सलाह दी जाएगी, वकील उसे अवेलेबल कराया जाएगा कि आपका केस ये लड़ेगा। ऐसे थोड़ी किसी को बंद कर दिया, आप कोई वकील नहीं है, आप तू मरेगा। सो ये सब नहीं हो सकता। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के एंडिंग पर, जहां पर हम इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। और उम्मीद है बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट रखा क्योंकि छोटा चैप्टर था, बहुत लेंदी खींचते तो आप भी बोर हो जाते। सो एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है। उम्मीद है कि मेरे छोटे बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों अब हमारा ये सेशन खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि आप अपने कोर्सेज में मुझे वापस देखेंगे और वहां पर इस चैप्टर को फिर से वैसे ही पढ़ रहे होंगे जैसे आज हमने इसको पढ़ा है। थोड़ा तेज नहीं, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो आपको मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारी क्लासेस। तो चलिए बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे अपनी क्लासेस में फिर एक बार।